कैसे हो सभी लोग। गुड इवनिंग। आज हम क्लास टेंथ की सीरीज का आज हमारा फोर्थ डे है। और आज की क्लास अगर आप ले रहे हैं तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ आप लोगों की मोटिवेशन से। अभी मोटिवेशन मिला नहीं है आपका, क्योंकि मुझे नहीं लगता बहुत सारे बच्चों तक पहुँचा है ये वीडियो। तो आप उनको शेयर कीजिए, आपने जो क्लासमेट्स हैं या स्कूल में बताइए अपने दोस्तों को कि ऐसे ऐसे भी एक टीचर है वो पढ़ाता है अपना। तो पढ़िए, एंजॉय कीजिए आज की क्लास को। तो कल हमने एनेट टर्म की बात की थी, उसका एग्जाम्पल्स कई हमने सीखे। आज हम उसी में एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो कुछ इस प्रकार से है। इफ द थर्ड टर्म if the third and the ninth term of an AP of an AP are 4 and -8 respectively. आई होप जो मैं लिखता हूँ जो या जो मैं बोलता हूँ आपको समझ आता होगा। कमेंट सेक्शन में बताया करो अगर कोई वीडियो देखता है मेरी। रेस्पेक्टिवली which term of this AP is 0। तो यार ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ना सीधा सीधा आपसे कुछ पूछा नहीं है, आपको घुमा के कई चीज़ें बता के फिर उसने कुछ तीसरी ही चीज़ पूछ ली आपसे। तो ये क्वेश्चन यार हमारे बोर्ड में आ चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसको अच्छे से देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे। तो ये कह रहा है कि तीसरा टर्म और नाइन्थ जो नौवा टर्म है, मतलब थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म वो गिवन है आपको। और कह रहा है कि कौन सा टर्म इस एपी का जीरो होगा। मतलब ये बोल रखा है उसने एपी है, एपी का तीसरा और नौवा टर्म उसने दे रखा है आपको। अब ये पूछ रहा है आपसे कि इस एपी में कौन सा टर्म जीरो होगा। ठीक है, तो पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं हम। सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से होगा कुछ। थोड़ा सा जुकाम हो गया मुझे तो उसके लिए मैनेज करिए। तीसरा टर्म आपको क्या रखा है कि 4 है, और जो नाइन्थ टर्म है -8 है। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म इसका जीरो होगा। ठीक है, तो इससे यार क्या क्या पता चल लगती है मुझे बात। अगर A3 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? A+2D = 4। यस और नो? A+2D = 4 लिख सकता हूँ मैं इसको। इसी तरीके से A9 को क्या लिखूंगा मैं? A+8D = -8। अब ये इक्वेशन हो गई ना हमारी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। आइए इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन, ये तो जी बन गया क्यू की जगह। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, पहली दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या इक्वेशन है? A+2D = 4, A+8D = -8। तो यार यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर मैं एलिमिनेशन का मेथड का यूज करूँगा तो मेरी डी की वैल्यू आ जाएगी, ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सब्सटीट्यूशन नहीं अप्लाई करूँगा, एलिमिनेशन यहाँ पे ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं इसको। एलिमिनेशन में क्या करना होगा? जो साइन होते हैं उसका साइन का अपोजिट साइन चेंज करना होता है। जैसे यहाँ ए का साइन क्या है? प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? माइनस। इसका साइन क्या है? प्लस, तो इसको माइनस। -1 का साइन माइनस है तो यहाँ पे क्या कर दूंगा? चेंज करके उसको प्लस। ठीक है, अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 2D - 8D।
और इस तरफ क्या बचेगा 4 + 8। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आई बात। अगर 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6 बचा। माइनस के साइन के साथ आएगा क्योंकि 8 बड़ा है 2 से। 8 + 4 12। अभी क्या है, -6 मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ है डी के साथ। इसको राइट हैंड साइड ले जाऊंगा अगर मैं इक्वल के उस तरफ तो डिवीजन साइन के साथ आ जाएगा। तो d = -12/6। 6 के साथ मैंने माइनस को भी उधर भेज दिया। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा। 6 2 जा 12। तो क्या आ गया, d = -2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक यार कोई डाउट हो तो बताओ। समझ आ गई ना ये बात अच्छे से। मैंने क्या किया, जो चीज़ें गिवन की उससे क्या किया, मैंने 2 इक्वेशंस बनाई। उन दोनों इक्वेशंस को मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं लिख भी देता हूँ बाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एलिमिनेशन मेथड आई थिंक लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल में है। ठीक है, वहाँ पे पढ़ा होगा आपने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। एक हमारे टाइम पे और एक मेथड होता था इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो उसका मेथड का नाम होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही आसान मेथड है, लेकिन उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया। जब मैंने बाद में सीखा तो मुझे पता लगा यार ये तो बहुत आसान था, लेकिन अब वो सिलेबस में नहीं है तो मैं उसको नहीं डिस्कस करूँगा। अननेसेसरी चीज़ें नहीं आपको बताऊँगा, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं आपको। अब यार d = -2 आ गया, इसको क्या करूंगा, इक्वेशन में पुट करूंगा तभी तो a की वैल्यू आएगी। पुट d = -2 इन इक्वेशन 1। जब फर्स्ट इक्वेशन में d = -2 पुट करूंगा क्या आएगा, a + 2 × -2 = 4। यही तो है पहली इक्वेशन, a + 2d = 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं यार। 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस साइन के साथ हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 4 आ गया =4। अब इस -4 को जब मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो ये +4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a = 4 + 4। क्या ये 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको उसने क्या दे रखा है, an दे रखा है। कौन सा फॉर्मूला बताया था an के लिए मैंने, an के लिए कोई फॉर्मूला बताया था ना, क्या फॉर्मूला था वो, an = a + n-1d। an क्या कह रखा है, 0 है, तो 0 रख देते हैं यार an की जगह। a क्या है हमारे पास, 8 है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो जैसे पता लग जाए आपको, ये निकाला है आपने। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 8 लिख देते हैं यार। n-1 d की वैल्यू क्या है, -2, वो भी लिख दो। ठीक है, अब ये प्लस का 8 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 8, तो 0 - 8 इधर आ जाएगा n-1 × -2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, समझ लो एक बार अगर है भी डाउट तो। अब क्या होगा, ये माइनस का है ये भी माइनस का है, क्या आ गया माइनस का 8 आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा n-1 × -2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा क्या आएगा, अभी मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, =n-1। तो क्या आ गया, 2 से 1 कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, तो आ गया 4 = n-1। अब ये -1 जब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा क्या हो जाएगा, +1, तो 4 + 1 = n। तो n क्या आ गया, 4 और 1 क्या होगा, अगर जोड़ेंगे 5 होगा। ठीक है ना, तो यार फिफ्थ टर्म इस एपी का 0 होगा। ठीक है, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0। ठीक है, हम एपी बना के भी देख सकते हैं। अगर मुझे ए और बी पता है तो मैं एपी भी बना सकता हूँ। पहला टर्म क्या है 8, इसमें -2 करो 6 आ गया, फिर -2 करो,
उसके बाद -2 करोगे 4 आ जाएगा, उसके बाद -2 करोगे 2 आ जाएगा, उसके बाद -2 करोगे 0 आएगा। तो 0 कौन सा हो गया? फिफ्थ टर्म हो गया ना, वही निकाला है हमने। ठीक है, पांचवा टर्म इस एपी का क्या है? 0। ओके, तो ये था यार हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चले अगले नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। समझ आ गया? नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है? ये यार एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं, अच्छा लगा है मुझे। इम्पोर्टेंट है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। क्या है यार क्वेश्चन हमारा? टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? ठीक है, तो यार ये एक क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है कि दो एपी हैं, उन दोनों एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है सेम है, मतलब जो डी की वैल्यू है वो सेम है, और उसके उन दोनों एपी के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो हमको निकालना है कि जो उनका 1000 टर्म का डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। आइए मेरे साथ, लेट्स डू इट टुगेदर। आपके साथ के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो भाई कॉमन डिफरेंस सेम बताया है, तो d1 इक्वल्स टू d2। पहली एपी का d1 हो गया, दूसरी एपी का d2 हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब ये कह रहा है 100 टर्म, तो उसका 100 टर्म कौन सा होगा? A100 माइनस A100 का डैश। ठीक है, मैंने डैश से रिप्रेजेंट किया है, इसको डैश से रिप्रेजेंट कर लो, सही रहेगा, क्योंकि एपी में डी डी इक्वल्स टू डी डैश। डी क्या है? फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस। डी डैश क्या है? सेकेंड एपी का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 100। हमको निकालना क्या है? 1000 माइनस ए डैश का 1000, ये हमको निकालना है, ये हमको पूछा है। तो यार ये जो इक्वेशन बनेगा इसको एक्सपेंड करते हैं, इससे देखते हैं क्या मिलता है मुझे। A100 को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा क्या आएगा? A प्लस 99D, यही आएगा। ऐसे ही मैं A-100 को अगर एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा? A डैश प्लस 99D डैश। अब हमको पता है ये D और D डैश बराबर है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको भी D लिख लूंगा। ठीक है, इसको करते हैं एक बार, यहाँ पे पुट करते हैं ये वाली दोनों वैल्यूज। तो जब मैं यहाँ से ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट करूँगा तो क्या आएगा? A प्लस 99D माइनस A डैश A प्लस 99D इक्वल्स टू 100। अब ये माइनस का साइन यार अंदर जाएगा, तो इस प्लस को माइनस कर देगा, इस वाले को और इसको। तो क्या आ जाएगा? A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब यार ये भी 99D है, ये भी है, एक पॉजिटिव साइन के साथ है, एक नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यस और नो? कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो क्या बचेगा हमारे पास? A माइनस A डैश इक्वल्स टू 100। ठीक है,
हमको निकालना क्या है ये। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा, इक्वेशन थर्ड को ए प्लस 999D माइनस ए डैश प्लस 999D, ये निकालना है हमको, ठीक है। अब ये वाला साइन अंदर जाएगा, इसको नेगेटिव कर देगा, तो क्या आएगा, ए प्लस 999D माइनस ए डैश माइनस 999D, ठीक है। अब 999D ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास, ए माइनस ए डैश, जो कि हम पहले से निकाल चुके हैं। क्या आएगी ए माइनस ए डैश की वैल्यू, 100। तो हमने यहाँ से क्या बता दिया कि 1000 टर्म का भी जो डिफरेंस है वो क्या है, 100 ही है यार, ठीक है। 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या आया, 100। ओके, कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था पहले, लग रहा था ना। पढ़ने में क्या ही पूछ लिया, पता नहीं अलग सा ही क्वेश्चन है कुछ कुछ। तो क्या है, करते जाओ क्वेश्चन, जो चीज़ें पता है वो अप्लाई करो, अपने आप क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। और तुमको जो पता है ना, वो बहुत कुछ पता है, उससे 10th की एपी सॉल्व की जा सकती है, जो तुमको मालूम है। तो जो तुमको पता है क्वेश्चन में वो अप्लाई करो, देख देखोगे नेक्स्ट स्टेप इजी होकर चला जाएगा, ठीक है। तो यार ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। चले आगे। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी बुक में, हाउ मैनी 3 डिजिट numbers are divisible by 7, are divisible by 7। तो यार ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या एपी फॉर्म करनी पड़ेगी मुझे, जो कि 3 डिजिट की होगी। 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से। क्या 100 7 से डिवाइड करता है, नहीं। पहले 3 डिजिट सीरीज लिखता हूँ मैं, 3 डिजिट लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये एपी नहीं होगा, एपी इसमें से निकालनी पड़ेगी मुझे। लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है, 100 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, 999 तक। इसके बाद क्या आ जाता है, 1000, वो क्या हो जाता है, 4 डिजिट हो जाता है, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि 100 के बाद कौन सा ऐसा पहला नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो यार देखते हैं 101 क्या हो जाएगा। चेक कर रहा हूँ भी मैं, जैसे कि आप चेक करोगे एग्जाम में। एग्जाम में को भी पता लगना चाहिए कि बच्चा थोड़ा सा एफर्ट मार रहा है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 31 डिवाइड नहीं होता है, क्या डिवाइड होता है, 35 डिवाइड होता है। तो क्या होगा, 105, 7 1 जा 7, बचा 3, 35, 7 5 जा 35। तो पहला जो नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है 3 डिजिट सीरीज में, वो क्या होगा, 105, ठीक है। अब मैं लास्ट डिजिट को चेक करूंगा, क्या 999 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, बचा 2, 29, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो क्या आ गया, 119, नहीं जा रहा है। तो 7 से कौन सा जाता है, 14, 19 से लेस, ठीक है। तो क्या होगा, डिवाइड बाई 994। इसको आप कर भी सकते हैं, एक बार चेक भी कर लेता हूँ इसको। 994 को 7 1 जा 7, बचा 29, 7 4 जा 28, बचा 1, कैरी 4, 7 2 जा 14, ठीक है। तो ये यार पूरा डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली। तो एपी क्या बन गई हमारी, ये वाली, ओके। अब इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, जिससे हमारा स्पेस स्पेस जो है वो मिनिमम होता है। अब बोर्ड पे तो बड़ा सा स्पेस होता है, यहाँ तो छोटा सा स्पेस है।
तो हमको मैनेज करना होता है ना किसी तरीके से, ठीक है। तो यार ये हो गई हमारी एपी, ठीक है। अब मुझे यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, कितने 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं जो कि 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स आई हैव टू कैलकुलेट। हमें गिवन क्या है, ए गिवन है 105, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 7 होगा। ऑब्वियसली बात है, जब 7 ही कॉमन डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इस सीरीज में, 1112, ठीक है। इस तरीके से कॉमन डिफरेंस होगा 7। हमको ए एन भी पता है, ए एन क्या है 994, जो लास्ट टर्म है वो क्या है 994, ठीक है। जो तो फॉर्मूला है वो लगा देते हैं हम। एक बार मैं पानी पी के आता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए एन वाला। क्या फॉर्मूला है मेरे पास, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन बी, ठीक है। ए एन की जगह लिख दो 994, ए क्या है 105 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। अब 105 यार लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तुम्हारा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। तो 994 माइनस 105 इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई 7। तो यार 994 से अगर हमारा 105 माइनस होगा क्या आएगा, 14 में से 5 गया 9 बचा, 8 में से 0 गया 8 आ गया, 9 में से 1 गया 8 बचा, तो ये आ गया 889 इक्वल्स टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई 7, ठीक है। ये आ गया, मैंने 994 से माइनस किया 105, तो क्या बच गया 889, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है 7, इस तरफ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, तो 889 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो यार इसको डिवाइड करते हैं एक बार 7 से, देखते हैं क्या आएगा। 7 वन जा 7, बच गया 1 आपका, 18 आ गया ये, तो 7 टू जा 14, 4 बच गया, ये 9 आ गया, 7 7 जा 49। तो यार ये 7 से कैंसिल आउट हो गया, तो 7 से इसको कैंसिल कर दूंगा 49 टाइम्स, और ये 1 टाइम्स, तो क्या आ गया 49 इक्वल्स टू एन माइनस वन, ठीक है। अब माइनस वन को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, प्लस वन हो जाएगा, तो 49 प्लस वन इक्वल्स टू एन। तो एन की वैल्यू क्या आ गई यार हमारी 50, 49 में एक प्लस करोगे 50 हो जाएगा ना। तो यार ऐसे 50 टर्म्स होंगे जो 3 डिजिट नंबर के होंगे और 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। 50 टर्म्स की ये एपी बनेगी, 50 टर्म्स होंगे इसमें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ओके। तो यार ऐसे 50 नंबर्स होंगे जो कि 7 से डिवाइड कर सकते हैं हम उसको, और ये एपी ये बनेगी, ये वाली एपी कौन सी बनेगी, ये वाली, ठीक है ना। चले आगे, रेडी स्टेडी गो, ठीक है। तो यार तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth term of two APs 63, 65, 67 and so on, and 3, 10,
17 एंड सो ऑन इक्वल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि दो एपी आपको दे दी है उसने, यू हैव टू एपीज। अब ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो इन एपीज का बराबर होगा कहीं ना कहीं जाके आगे। तो वो कौन से नंबर का टर्म्स होगा, नंबर ऑफ टर्म, मतलब उस टर्म का क्या नाम नंबर होगा। चौथा टर्म होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, पता नहीं मुझे क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, दोनों के नंबर ऑफ टर्म्स को इक्वल कर दूंगा। भाई उसने क्या कहा, नंबर इसका जो nth टर्म है वो बराबर है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों nth टर्म बराबर कर दूंगा। nth टर्म मैंने क्या बताया था आपको, सॉल्यूशन करते हैं इसका यार साथ में। तुम्हारे बिना यार मैं नहीं कर सकता हूँ ये सारी चीजें, बहुत टफ है ये मेरे तुम्हारे बिना। वैसे बहुत आसान है तुम्हारे साथ। तो क्या है, nth टर्म ऑफ AP1 इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ AP2। ठीक है, दोनों AP का मैंने nth टर्म बराबर रख दिया। nth टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, an से। तो an इक्वल्स टू an डैश। अब इसका फॉर्मूला ओपन कर दो, क्या होगा, a प्लस n माइनस वन बी, इसका होगा a डैश प्लस n माइनस वन बी डैश। ठीक है, तो कौन सा ऐसा nth टर्म होगा जिसके लिए दोनों एपीज बराबर हो जाएंगी। तो ए और बी तो हमको सारी दोनों एपीज में गिवन है, एन हम निकाल लेंगे, इजी है ना। ए क्या है, फर्स्ट एपी का ए क्या है, 63। सेकेंड टर्म क्या है, 65। 65 में से 63 माइनस होगा, क्या आएगा, 2। ऐसे ही 10 में से 3 जाएगा, क्या आएगा, 3। 1 सेकेंड, अच्छा ये 17 है। फिर भी किस तरीके की एपी है ये, सेकंड वाली को एपी नहीं बन रही है। अच्छा ये 13 होगा, यहाँ एनसीईआरटी में मिस्टेक है एक, 13 था ये। तो ये -3, ओ कुछ गलत है एपी में। ये आ गया तुम्हारा 7, 10 में से 3, 13 गया -3। अच्छा अच्छा, सही है सही है, मैं ही गलती कर रहा हूँ। वही मैं कहूँ, एनसीईआरटी गलत नहीं हो सकती, मैं ही गलत हो सकता हूँ। 10 में से 3 गया 7, तो इसका डी आ गया 7, और इसका फर्स्ट एपी का डी आ गया 2। ए की वैल्यू इसमें 63, इसमें 3। ठीक है, तो रख दो यहाँ पे 63 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है 2, इसमें a1 क्या है 3 प्लस n माइनस वन, डी गैस क्या है 7, तो 7 रख दो यार। ठीक है, अब इसको सॉल्व सॉल्व कर लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 63, 2 का मल्टीप्लाई होगा अंडर, तो क्या होगा 2n माइनस 2। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो। 63 से 2 लेस हुआ, कितना आ जाएगा 61। 61 प्लस 2n, 3 में से अगर -7 होगा, क्या आएगा 7n माइनस 4। भाई 7 में से 3 घटाओगे 4 ही बचेगा। साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले का। 7 क्या है, 3 से बड़ा है। ठीक है, अब क्या करो, देखो n को एक तरफ कर लो, और जो बाकी जो नंबर्स हैं 61 और -4 उसको एक तरफ कर लो। ठीक है, तभी n की वैल्यू आ सकती है यहाँ पे। तो इस 2n को मैं भेजूंगा लेफ्ट हैंड साइड, और इस -4 को मैं इधर लेके आऊँगा। ठीक है, -4 यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो 61 प्लस 4, 7n, 2n यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि अभी क्या है प्लस के साथ। तो क्या आ जाएगा ये 65, 7n में से 2n गया, क्या आ गया 5n। अब n के साथ 5 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, क्या आएगा डिवीजन में आ जाएगा। 65 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू n। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे आप, तो कितना 5 बन जा, और 65 कितने टाइम्स होगा, बताओ बताओ, 1, 1 बचा, 53 टाइम्स, तो ये आ गया 13 टाइम्स। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 13।
तो यार इन दोनों एपीज का जो 13 टर्म होगा वो सेम होगा। अब मैं निकाल के बताता हूँ आपको क्यों सेम होगा। ठीक है, पहली एपी का 13 टर्म निकालोगे तो क्या आएगा, A+12B। ए क्या है 63, +12, B क्या है 2, तो क्या आ गया 63 + 24, 3 + 4 7, 6 + 2 8, 87 आया फर्स्ट एपी का। सेकेंड एपी का चेक करते हैं, A+A+12D। ए गैस क्या है हमारे पास 3 + 12, D क्या है हमारे पास 7। ठीक है, 3 + 12 7 जा कितना होता है, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 8 जा 84, 12 7 जा 84। ठीक है, 84 + 7 87 आ गया ना। ये भी 87 आया, ये भी 87 आया। तो यार इन दोनों एपीज का जो आपका 13 टर्म होगा, इसको लिखेंगे A13 और ये आएगा A-13। मैंने दोनों एपी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए गैस लगा दिया। ये जो गैस लगाए ना मैंने यहाँ पे, पता लगे कि कौन सी एपी क्या है। ठीक है, तो सेकेंड एपी उसमें गैस लगाया है, जो फर्स्ट एपी उसमें गैस नहीं लगाया है, तो यार पहचान लेगा यहाँ से। तो दोनों के जो 13 टर्म आ गए वो क्या आ गए 87। ठीक है, इसीलिए इसने पूछा था हमसे कि ऐसा कौन सा टर्म होगा इस एपी का जो कि बराबर आएगा। तो यार 13 टर्म होगा जो कि इक्वल होगा। ओके, चले आगे। हो गया ये वाला, आर यू श्योर? कहाँ से हो आप लोग, कमेंट सेक्शन में यही बता दिया करो अगर कोई वीडियो देखे मेरी। ठीक है, अगर यहाँ तक पहुँचे हो वीडियो देखते हुए तो यह बता देना कहाँ से देख रहे हो आप लोग। सेल वी मूव? ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यार अगला जो क्वेश्चन मुझे करवाना है आपको, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। सुब्बा राव, सुब्बा राव कोई है, स्टार्टेड वर्क, उसने काम करना चालू किया है। आप भी करोगे पढ़ लिख के। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो रिक्शा ना चलाना पड़ जाए। रिक्शे तो खैर नहीं चलाओगे आप लोग। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में उसने काम करना चालू किया। एट एन एनुअल सैलरी, उसकी जो सालाना सैलरी की तनख्वाह थी उसकी, एक साल में जो उसको सैलरी मिलती थी उसका कितनी मिलती थी, 5,000, 5,000। उस समय में 5,000 बहुत होते थे पता है। मतलब सुब्बा राव पढ़ा लिखा इंसान था, कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहा था। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है जो हर साल सैलरी इंक्रीज होती है ना, बढ़ाई जाती है जो सैलरी, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल उसको 200 रुपये बढ़ा के मिलते थे। मतलब 1995 में अगर उसको 5,000 रुपये मिलते थे, तो जब वो 1996 में अपना काम चालू करेगा या फिर काम ख़त्म करेगा 1996 में, तो उसको कितने पैसे मिल चुके होंगे, 5,200। ठीक है, उसके बाद कितने 1997 में कितने पैसे मिलेंगे उसको, 5,400। उसके बाद 5,600, उसके बाद 5,800। ऐसे करके उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है हर साल। जैसे कि आप भी इंक्रीज हो गए हो ना, जैसे कि आप 10th में हो, अगले साल 11th में होगे, फिर 12th में होगे, फिर ग्रेजुएशन में होगे। ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000? अब देखो कहीं से ये वाला क्वेश्चन आपको एपी का लगा है, लेकिन है ये। ठीक है, तो ये पूछ रहा है वो कि एक सुब्बा रॉय है, उसने काम करना चालू किया 1995 में, जब उसकी सालाना सैलरी जो वेतन था उसका वो 5,000 रुपये था। उसको हर साल यार 200 रुपये बढ़ा के मिलने लगे। तो कब जाके किस साल में, इन विच ईयर, किस ईयर में उसको 7,000 रुपीज़ मिलेंगे? कितने साल बाद उसको सालाना सैलरी उसकी क्या हो जाएगी, 60,000 रुपये। ठीक है, 7,000 रुपये। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एपी क्या बनेगी आपकी, एपी बनेगी आपकी
5000 इनिशियली मिला उसको, फिर 200 बढ़ा के मिला यानी 5200, इसी तरीके से फिर 200 बढ़ा के को 5400, इसी तरीके से उसकी सैलरी बढ़ रही है। लास्ट में कहाँ पे ख़त्म होगी जाके, 7000 पे। ठीक है, अब मुझे क्या नंबर ऑफ ईयर निकालना है, किस साल, कितने साल बाद उसकी सैलरी जो है 7000 हो जाएगी। तो मुझे एन निकालना है यार, यहाँ पे मुझे एन कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है आपको, ए गिवन है क्या 5000, जब डी गिवन है आपको क्या 200 रुपीज़, क्योंकि 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ए एन आपको गिवन है क्या 7000, निकाल लेंगे आप एन ईजिली, आपने कई एपीज में कैलकुलेट किया है। तो यार ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस डी। ए एन की जगह रखूँगा मैं 7000, ए की जगह रखूँगा मैं 5000 प्लस एन माइनस डी की जगह रखूँगा मैं 200 रुपीज़। ठीक है, अब 5000 को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेजूंगा, अभी पॉजिटिव साइन के साथ है, यहाँ जाके माइनस साइन के साथ आ जाएगा, तो सब्सट्रैक्ट होगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, एन माइनस मल्टीप्लाई एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 200 रुपीज़। ठीक है, अब यार अगर 7000 में से 5000 माइनस कर दोगे कितना बचेगा, 2000 रुपीज़। यस और नो, हाँ या ना, बचेगा ना, 2000 रुपये उसके पास बचेंगे। तो जब उसके पास 2000 रुपये बचे, ठीक है, अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में एन माइनस 1 के साथ लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, डिवीजन के साथ आ जाएगा, तो डिवाइड कर दो इसको। ये आता है ना इक्वेशन सॉल्व करना, इस तरीके से भी कर सकते हो या अपने तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आप स्कूल में करते हो, इसका मल्टीप्लाई करके एन से, फिर इसका करो, फिर उसको सॉल्व करो, फिर लेफ्ट हैंड साइड भेजो। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, अपना अपना तरीका है, कैसे भी कर सकते हो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 20 कैंसिल 10 टाइम्स, तो क्या आ गया 10 इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब माइनस 1 को इस तरफ भेजूंगा मैं, क्या आ जाएगा 10 प्लस 1 इक्वल्स टू एन। ठीक है, तो एन क्या आ गया 11। तो यार 11 साल बाद उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7000 रुपीज़। अब 11 साल 1995 में प्लस कर लो, 6 9 और 1 10, कैरी 1 10, तो इन 2006 उसको कितने रुपए मिलेंगे 7000। ठीक है, इन 2006 एट 2006 सुब्बा रॉय सुब्बा रॉय's annual salary will be 7000 रुपीज़। ठीक है, मतलब 2006 में उसने 1995 से काम करना चालू किया है, जब आप में से मुझे कोई नहीं लगता, कोई भी नहीं पैदा हुए होंगे, मैं भी बाद में ही हुआ हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं यंग हूँ। ठीक है, तो 2006 में सुब्बा रॉय की जो सैलरी थी वो कितनी हो गई थी 7000 रुपीज़। ठीक है, उसने काम करना चालू कब किया 1995 में। तो मैंने क्या निकाल लिया, मैंने एपी बनाई इनिशियली, एपी बना के उसमें से देखा क्या क्या गिवन है, क्या क्या निकालना है मुझे। तो यार मुझे ए पता था, मुझे डी पता था, मुझे ए एन की वैल्यू मालूम थी, तो मैंने सारी वैल्यूज ए एन के फॉर्मूले पुट की और वहाँ से एन निकाल लिया। एन क्या है 11, तो 11 मतलब 11 साल बाद उसकी सैलरी क्या रही होगी, क्योंकि जो 7000 है वो इस टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म है 11वां टर्म है। ठीक है, 7000 इस एपी का कौन सा टर्म है 11वां। ओके, तो मैंने वहाँ से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो 2006 में उसकी सैलरी रही होगी 7000 रुपीज़। ओके, एक क्वेश्चन और करवाऊँ या जाने दूँ, करवा ही देता हूँ, या फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, आराम से पढ़ाई करो, डेली पढ़ाई करो, कम पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो। ठीक है, अब आप एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर लो और फिर उसके 5-6 दिन बाद, कुछ 5-6 दिन तक कुछ छुओ ही मत बुक किताब, तो साफ भूल जाओगे। थोड़ा सा पढ़ो, रोज़ पढ़ो, 2 क्वेश्चन करो, डेली करो। ठीक है, वो 2 क्वेश्चन हेल्प करेंगे आपको। फिर आप एक दिन पढ़ोगे, उसके बाद गैप कर दोगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, तो कुछ नहीं हो सकता यार। वही प्रॉब्लम है आज की यूथ की कि वो रोज़ नहीं पढ़ सकती है।
और नंबर अच्छे कब आते हैं? जब आप रोज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का आप, और मिलते हैं इसी टाइम पे कल। ठीक है, मुझे तो मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, आपको पढ़ने में आना चाहिए। ठीक है, ओके बाय।